फाइनल अकाउंट्स 11 स्टैंडर्ड में पूरा एक सम 15 मार्क का, 12 स्टैंडर्ड में पूरा एक फुल सम 15 मार्क का, बीबीए सेमेस्टर 1 में पूरा एक सम 50 इंटू 16 मार्क्स का, और इस पे एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव करीबन 2 से 3 मार्क का एक्सपेक्ट करो हर लेवल में, हर कोर्सेज में। तो फाइनल अकाउंट्स ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड कि सबसे पहले होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में सबसे पहली बुक कहां पे, जहां पे रिकॉर्ड होता है, जर्नल। नाउ हम जब जर्नल की बात करते हैं तो कितने प्रकार के जर्नल होते हैं जहां पे रिकॉर्ड होता है, 3, बराबर ना। देयर इज नो फोर्थ जर्नल, 3 ही जर्नल है जहां पे सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इनिशियली रिकॉर्ड होता है। पहला जर्नल प्रॉपर, दूसरा कैश बुक, और तीसरा स्पेशल जर्नल जो कि सब्सिडरी बुक है। इन सब के प्रैक्टिकल्स हमने कर लिए हैं कंप्लीट। नाउ कमिंग टू कैश बुक। कैश बुक को कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। कौन से भाग है, पहला सिंपल या सिंगल कॉलमनर कैश बुक, दूसरा डबल कॉलमनर कैश बुक, तीसरा ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक, और इसमें एक पेटी कैश बुक भी इसका छोटा एलिमेंट आता है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पे होता है, जर्नल में। सो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। रिकॉर्ड कर लिया तो क्या बोलते हैं, एंट्री। जर्नल से कहां पे जाता है, लेजर में। लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। जो सोर्स है एंट्री का, सोर्स कैन नॉट बी लेजर। लेजर हमेशा मतलब 10th पहले आएगा और हमेशा 12th बाद में आएगा। सो एसएससी को जर्नल समझो, एचएससी को लेजर समझो। जनरल लेजर इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री क्या है, जर्नल, जहां पे ट्रांजैक्शन का सोर्स रहता है, ठीक है ना। बट ये फाइनल एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री जर्नल, फाइनल एंट्री लेजर, जहां पे सारे के सारे समरी रिकॉर्ड होता है, करेक्ट। ये प्राइमरी बुक कौन सा है, जर्नल। सेकेंडरी डेटा सोर्स कलेक्शन क्या है, लेजर। ओरिजिनल या ओरिजिन इज ऑलवेज द जर्नल, लेजर कैनॉट बी द ओरिजिन। कैश बुक इज बोथ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। तुमने जर्नल में एंट्री कर लिया, वहां से गया लेजर में पोस्टिंग कर लिया। लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है जो हमने सीखा था, वो कहां पे जाता है, वहां से ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सारे के सारे लेजर अकाउंट्स आएंगे और कैश बुक का बैलेंस आएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स, जिसमें 2 पार्ट्स है, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट। जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसमें 2 चीज आएगा। कौन से 2 चीज, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल, पोजीशन स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट। तुम एट द एंड ऑफ द ईयर ये बनाओगे, दैट इज द 31st ऑफ मार्च को ये बनता है। अब ये बनता क्यों है, लेट अस अंडरस्टैंड फाइनल अकाउंट्स। नाउ कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट, बट चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव इज सर्विस। अब चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे कि साई बाबा संस्थान या गोल्डन टेम्पल, इनको इनकम टैक्स लगता नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 11, 12, 13 में माफ करने के लिए इनकम टैक्स इनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। सो फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं
इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। फाइनल अकाउंट सबका बनता है, क्योंकि यदि तुम्हारा बिजनेस है तो तुमको फाइनल अकाउंट बना के सबमिट करना पड़ेगा टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बनाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन यदि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि रिलायंस, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता है, या दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि किराना शॉप, मेडिकल शॉप, ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये लोग रीसेलर्स हैं, खरीदते हैं उसी रूप में बेच देते हैं, इनको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कुड बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ठीक है ना, या हम लोग भी नॉन ट्रेडिंग में आएंगे। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस, राइट। सो फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, या महिंद्रा एंड महिंद्रा, या मारुति सुजुकी लिमिटेड, जो भी मैन्युफैक्चर को डिफाइन कैसे किया है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब रिलायंस, मारुति, जो भी प्रोसेस टेक्निकल या केमिकल प्रोसेस करके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करता है, उनको जो फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसे 3 अकाउंट, ये 3 अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। अभी क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पर सिलेबस में तुमको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, तुमको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस में आता है, जैसे कि पटेल किराना शॉप, मेडिकल शॉप है ना, ग्रोसरी स्टोर, जो भी किराना शॉप या जो रीसेलर्स है, जो खुद मैन्युफैक्चर करते नहीं है, किसी और का मैन्युफैक्चर किया हुआ खरीदते हैं, उसी रूप में बेच देते हैं। सो इन लोग को जो फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, बिकॉज वो ट्रेडर है, खरीदते और बेचते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही, और फिर उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फाइनली बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, क्या फर्क है ट्रेडिंग, क्या फर्क है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो धीरे धीरे हम बताएंगे। कमिंग टू नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये लोग सब सर्विस देते हैं, बट इनका ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। सो इनको भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनको भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेवा देना है या ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट, जैसे कि रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब, जो मस्जिद है, जो साईं बाबा संस्थान है, तिरुपति बालाजी है, इन सबको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत फाइनल अकाउंट्स इनको भी बनाना पड़ेगा। हालांकि नॉट फॉर प्रॉफिट को लगभग इनकम टैक्स भी माफ रहता है, इफ इन लोगों ने अकाउंट्स ठीक से मेंटेन किया। मेंटेन नहीं किया तो इनको 30% टैक्स लगता है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, यदि साईं बाबा संस्थान का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं सेवा है, तो कमाई कहां से होता है? जो भी तुम दान पेटी में पैसा डालते हो, वो उनका कमाई माना जाता है, माइनस खर्चा। भले उनका ऑब्जेक्टिव सेवा है, बट प्रॉफिट वो लोग कर सकते हैं, बट उस पर इनकम टैक्स लगता नहीं है, यदि उन लोगों ने कायदे माने। अब वो कायदे तुमको 4th सेमेस्टर में बिजनेस टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट है बीबीए में, वहां पे। सो मेरा वो डिस्कशन का टॉपिक आज का नहीं है, बट ये 4, 1, 2, 3 और 4। लेकिन जो सिलेबस में है 11th स्टैंडर्ड को, जो सिलेबस में है वो सोल ट्रेडर, मतलब एक सिंगल आदमी जो बिजनेस करता है, उसका अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स है। और जो बीबीए सेमेस्टर 1 है, उनको भी ये है ट्रेडिंग, पेन और बैलेंस शीट। 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनता है, जिसमें मोर देन 2 पार्टनर्स, उनका फाइनल अकाउंट्स। लेकिन एक अच्छी बात ऐसी है कि ये जो फाइनल अकाउंट्स, इट इज फॉर सिंगल पर्सन, सोल ट्रेडर, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आता है। इतना पार्ट समझा तुमको? जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये तुमको सिलेबस में है, और इसका ही मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, बाकी 3 का नहीं, क्योंकि वो सिलेबस के डायमेंशन में
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के सिलेबस में 11th और बीबीए में नहीं है। हाँ, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट है ये 12th में है और ये 12th में है, लेकिन 12th में पार्टनरशिप का है तो और ज्यादा। अभी खास करके इंपॉर्टेंस ऐसा है कि 11th को जो फाइनल अकाउंट्स है वो 12th में एक्सटेंशन है पार्टनरशिप का, तो ये आना बहुत जरूरी है। और पूरा हमारे नोट्स में 201 सम है, कम से कम 150 पेज या 250 पेज का सिर्फ फाइनल अकाउंट्स का बुकलेट है। 201 सम मतलब इट इज, बोलते ना माउंटेन की तरह है, एक एक सम सॉल्व करना है। सो हम आते हैं सबसे पहले समझने के लिए फाइनल अकाउंट्स। ना फाइनल अकाउंट जो मैंने बताया, जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनता है वो सेकंड लास्ट स्टेप था। फाइनल अकाउंट्स लास्ट स्टेप है जो कोई भी बिजनेस वालों को बनाना पड़ता है, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या नॉन फॉर प्रॉफिट वालों को। तो जब तुम फाइनल अकाउंट बनाते हो, ये साल के अंत में तुमको बनाना पड़ता है तुम्हारे हिसाब से, और फिर वो डेटा तुम इनकम टैक्स वालों को ऑनलाइन भेजते हो और अकॉर्डिंगली तुम टैक्स भरते हो। ठीक है। सो जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, अब मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं, तुमको 3 चीज बनाना है। ठीक है ना, तुमको ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट है, उसमें 3 चीज बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, अब मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूंगा तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट आता ही है। ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, डायमेंशन क्या है, वो हम समझेंगे। तुम देखो इधर अकाउंट दिख रहा है, ये अकाउंट है, बट क्या मैंने बैलेंस शीट में लिखा है अकाउंट? द आंसर इज नो, मैंने बैलेंस शीट में अकाउंट नहीं लिखा है। इसका मतलब बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट आता है, मार्कशीट आता है, वैसे बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाकायदा एक अकाउंट है। अकाउंट रहा तो उसमें 2 साइड होगा, डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस शीट में जो 2 साइड होता है वो डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, लायबिलिटीज और एसेट्स। उसके बारे में भी चर्चा में थोड़ी देर में जरूर करूंगा। तो अभी तुम्हारे सामने जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा हूं। अभी धंधे का मूल उद्देश्य क्या है या बेसिक लेवल क्या है? प्रॉफिट। कभी कभार बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले समझो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलेंगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में लॉस हो सकता है, यस, इट इज अ नेगेटिव इनकम। When I say profit, it can also include loss. Loss also means negative profit, minus profit. जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी लॉस में चल रही है, ये साल प्रॉफिट में शायद आए, लेकिन पिछला साल में लॉस दिखाया था उन लोगों ने। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलेंगे। पहला नंबर, ये फीचर्स में बता रहा हूं। इट इज फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड मतलब पूरा साल। ठीक है ना, पूरा साल मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर बोलो। अकाउंटिंग ईयर इंडिया का क्या है फिलहाल? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये पूरे साल में जो तुम्हारा नफा या नुकसान हुआ ये बताता है। हालांकि तुम मंथली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ लॉ या लीगल लेवल पे तुमको पूरे साल का बताना पड़ेगा एक साथ। सो हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च के बाद बनना शुरू होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो इनकम स्टेटमेंट है, व्हेन आई से इनकम स्टेटमेंट, इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोजिंग द नॉमिनल अकाउंट। याद रखो, जो तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ठीक है ना, रिचार्ज, ये सब खर्चे कभी भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो मोबाइल है, डू यू एक्सेप्ट कि वो तुम्हारा संपत्ति है? तुमने मार्च को इस्तेमाल किया, अप्रैल में भी चालू है, तो वो संपत्ति अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड सिर्फ जो भी अकाउंट होंगे वो सिर्फ बैलेंस शीट में होंगे। बैलेंस शीट एक ऐसा शीट है जिसमें अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट तुम्हारा जो है, सैलरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वेजेस, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट को निकाल के ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है। खर्चे कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा बीबीए सेमेस्टर या ईयर 1 का जो फीस है या 11th स्टैंडर्ड का जो फीस है, 12th स्टैंडर्ड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसका नया होगा। ठीक है ना, लेकिन लाइब्रेरी डिपॉजिट कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है ना, वो रिफंडेबल है। इसलिए तो बोलने का तात्पर्य है, जो तुम्हारे खर्चे हैं
वो इस साल के इसी साल में दिखाए जाएंगे, वो तुम अगले साल नहीं दिखा सकते। हाँ, संपत्ति वो अगले साल भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो कंटिन्यू होगा, इसलिए वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। नाउ और आगे बढ़ते हैं। चौथा, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी मैं बता देता हूं। अब तुमको पता है खर्चे अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें सारे प्रोडक्शन और परचेज के खर्चे आते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट डिपार्टमेंट ले लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लो। तो सिंपल सा लॉजिक है, प्रोडक्शन और परचेज के खर्चे जिसको डायरेक्ट खर्चे बोला जाता है वो ट्रेडिंग में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा डायरेक्ट खर्चे मतलब उसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कॉलेज में टीचर्स के बिना लेक्चर्स नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट खर्चे माने जाते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरियन है क्या वो सिखाता है? द आंसर इज नो। लेकिन लाइब्रेरियन की भी जरूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो फीस कलेक्ट करता है कॉलेज में, क्या वो सिखाने में मदद करता है? द आंसर इज नो। लेकिन खर्चा तो देना पड़ता है कॉलेज को, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, एक होटल में शेफ, जो किचन का शेफ है उसके बिना खाना बन नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? डायरेक्ट। जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसके बिना बन नहीं सकता, तो वो सारा ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन वेटर है, वेटर के बिना बन सकता है खाना? द आंसर इज यस, ठीक है ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जो होटल का कैशियर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये सबका खर्चा है, बट ये लोग खाना बनाने में मदद नहीं करते हैं, तो उन सबको जो पेमेंट देना पड़ता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जिसके बिना तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता वो ट्रेडिंग में आएगा। क्या समझ में आया? ट्रेडिंग के खर्चे को प्रोडक्शन और परचेज बोलेंगे जो कि डायरेक्ट है। डायरेक्ट ट्रेडिंग और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये तुम्हारे फर्स्ट 4 पॉइंट थे। फिफ्थ, ट्रेडिंग बैलेंसेस विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि इस साल का नफा जो है, ट्रेडिंग का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जबकि बैलेंस शीट के फिगर्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आते हैं तो मैं डिटेल में बताता हूं। कमिंग टू तुम्हारा बैलेंस शीट, सबसे पहले तो बैलेंस शीट। शीट क्या है? एक कागज, एक कागज जो कि बैलेंसेस बताता है। बैलेंस का कागज, शीट इज अ शीट which talks about the balances which will be carried forward. For example, मार्च महीने में तुमको 2 लाख रुपए किसी डेटर से आना था, अब वो अभी तक उसने दिया नहीं, लेकिन अप्रैल में देगा, तो क्या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ? द आंसर इज यस। सो इसका मतलब बैलेंस शीट वो शीट है जिसमें जो भी बैलेंसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, कंपनी या ट्रेडर का फर्नीचर, कंप्यूटर, वो 1 साल के बाद में तो इस्तेमाल करेगा ना, तो वो कंटिन्यू होने वाले जो बैलेंसेस है, कौन से बैलेंस कंटिन्यू नहीं होते? नॉमिनल। वो कहां पे जाते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो पहला तो समझ लो, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? लायबिलिटीज एंड एसेट्स। जो जो कर्जा तुमको देना बाकी है, जो जो तुम्हारे संपत्ति है, कर्जा जो देना बाकी है वो क्या क्या रहेगा? तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जो तुमको देना बाकी है। और एसेट क्या क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, मोबाइल, स्टॉक, है ना, कैश, बहुत सारे हैं। ये सारा का सारा बैलेंस शीट में आएंगे क्योंकि वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कंटिन्यू हो रहे हैं। एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के 2 भाग है। कौन से 2 भाग है? एक भाग को बोलेंगे लायबिलिटीज, दूसरे भाग को बोलेंगे एसेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क समझो, तुम्हारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जो पूरे साल अप्रैल टू मार्च तक हर महीने जो तुम कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, वो काउंट होते जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट बनाया जाता है 31 मार्च का आखिरी पॉइंट में। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सपोजिटली तुम्हारी उम्र 17-18 साल है, वो कैसे बना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
ये 18 साल एक प्रोसेस था। सो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा का पूरा 18 साल पकड़ेगा, लेकिन अभी तुम क्लासरूम में आए हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। सो बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन, अब तुम्हारा रिजल्ट सपोजिटली फर्स्ट ईयर का या 11th स्टैंडर्ड का आएगा जून में फॉर एग्जांपल, तो जून के दिन जो तुम्हारे मार्क्स आए वो एक्चुअल में मार्क्स है। सो बैलेंस शीट बताता है कि 31 मार्च के दिन तुम्हारे पास कौन कौन से लायबिलिटीज है, कौन कौन से एसेट्स है। फॉर एग्जांपल आज 31 मार्च है, मैं तुमको बोलूं तुम एक कागज में लिस्ट डाउन करो तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है, तुम बोलोगे सर पर्स में 500 रुपए, मोबाइल 10,000 रुपए का, समझ रहे हो, गाड़ी 30,000 की, ये आज के दिन का पोजीशन है। तो एक बैलेंस शीट 31 मार्च को या 31 मार्च के दिन का जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्थिति है, उस स्थिति को दो भाग में बांटा जाता है। एक जो कर्जा है 31 मार्च को जो तुमको चुकता करना है, एक है संपत्ति जो तुम्हारा 31 मार्च को है वो काउंट होता है। सो बैलेंस शीट वो शीट है, और 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। डू यू एग्री? तुम्हारे पास बेचने के लिए 100 साड़ियां हैं, लेकिन 31 मार्च को बचे हैं 20 साड़ियां, तो वो 1 अप्रैल को वापस से कैरी फॉरवर्ड होगा। सो बैलेंस शीट के सारे बैलेंसेस एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल 31 मार्च के दिन तुम्हारे पास मोबाइल है, वो तो 1 अप्रैल में भी तो इस्तेमाल में कंटिन्यूशन में रहेगा। सो बैलेंस शीट के कंटिन्यूशन में रहता है, 31 मार्च के बाद वो 1 अप्रैल को कंटिन्यू होगा, फिर उसमें जो बदलाव खरीदा बेचा वो काउंट होगा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, क्योंकि इस साल का जो खर्चा है वो इस साल का ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें मुझे एक अच्छा एग्जांपल सूझ रहा है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का ईयर में जो तुम्हारे कॉलेज का फीस है वो, और या तो बीबीएस ईयर 1 का फीस है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो 1 साल का है तुमने पे कर दिया, तो वो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग पीरियड में, क्योंकि वो 12th में अलग से नया फीस भरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा मोबाइल जो तुम ऑनलाइन लेक्चर करते थे वो 11वीं में भी करोगे, 12वीं में भी करोगे, कैरी फॉरवर्ड होगा। सो डू यू एग्री कि तुम्हारा मोबाइल आएगा बैलेंस शीट में क्योंकि वो संपत्ति है, तुम्हारा फीस आएगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में क्योंकि वो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लाइब्रेरी डिपॉजिट सिंस कॉलेज से वापस मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो बैलेंस शीट में आएगा। तो ये बड़ा फर्क है। इन शॉर्ट खर्चा और इनकम जो कि नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग पीरियड में आता है, और रियल और पर्सनल, रियल क्या है? संपत्ति। पर्सनल क्या है? जिसपे पैसा आना है, जिसको पैसा देना है। सो इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट आता है ट्रेडिंग पीरियड में जो कि खर्चा और आमदनी है। बैलेंस शीट में आता है रियल मतलब संपत्ति, और पर्सनल, पर्सनल में जिससे पैसा आना है डेटर, जिसको पैसा देना है क्रेडिटर, वो आएगा। करेक्ट? सो ये तुम्हारा बैलेंस शीट में आएगा। इसके बाद कमिंग टू पेबल्स, एक तो रिसीवेबल है जो तुमको मिलना है, पेबल जो तुमको पे करना है वो बैलेंस शीट में आएगा। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है फर्क। ट्रेडिंग और पीएनएल क्या है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें सारे के सारे खर्चे आते हैं, और बैलेंस शीट क्या है? जिसमें सारा का सारा संपत्ति और जिनसे पैसा आना है, जिनसे पैसा देना है वो आता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, संपत्ति है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के लिए रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बैलेंस शीट पूरे साल का कभी नहीं होता, वो 31 मार्च। अच्छा 31 मार्च का भी लास्ट पॉइंट क्या है? 11:59 PM। सो 11:59 PM के 31 मार्च को जो तुम्हारे पास लायबिलिटी और एसेट है वो आएगा। सो इसलिए एज ऑन बोलते हैं। जब भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल के लिए। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एज ऑन या एज एट बताते हैं, तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, अब तुम्हारे अभी यहां तक यदि क्लियर है तुमको, तो तुम्हारा सम कैसे आएगा? ये तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, ये 25 से 28 तुमको अकाउंट आएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस बन गया 31 मार्च को, लेकिन उसके बाद भी कुछ फर्क हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च के बाद
तुम बैलेंस शीट को यूज कर रहे हो लेकिन बैक कवर ले लिया, या कुछ प्रॉब्लम आया, वारंटी, तो ये एडजस्टमेंट आएगा। सो ये जो सम आएगा 15 मार्क का, उसमें तुमको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, एक एडजस्टमेंट दिया रहेगा जो कि 5 और 8 के बीच में रहेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस है 5 और 6 से ज्यादा नहीं आता। इन रेयर केसेस 8 आता है और एबनॉर्मल केसेस 10 आता है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पकड़ लो और ये 15 मार्क का सम आएगा। इसके मदद से तुमको ट्रेडिंग पी और बैलेंस शीट बनाना होगा। ये ट्रायल बैलेंस का पोजीशन एक जगह पे आएगा, एडजस्टमेंट का पोजीशन 2 जगह पे आएगा। तो धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। अब जो ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो अलग से मैं बताऊंगा। आज इसका डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, यहां तक मैं रखना चाहता हूं। सो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया।